Hello everyone, a very warm welcome to all my YouTube family you who watch this video on YouTube platform, right? This is the fourth lecture of my CBSE 10th Board Economics lecture series. Hope you are doing well, right? So introducing myself as Manas Ranjan Sahu. Guys, teaching is my hobby and passion. So to fulfill this, I have started this YouTube channel. I hope you are enjoying this video on YouTube platform. Guys, I have uploaded जो previous 3 चैप्टर है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट 3 चैप्टर उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। सो गाइज आप लोग थोड़े टाइम मिले तो देख लेना, राइट? मैंने बड़ी मेहनत और पैशन के साथ उस वीडियो को बनाई है, राइट? with case studies and fully visualized presentation, right? So this is the chapter number 4, which is named as globalization and Indian economy, right? तो पहले समरी में बता देता हूँ क्या क्या हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इंडिया का इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के प्रति, राइट? और ग्लोबलाइजेशन का हिस्ट्री क्या है इंडिया में, राइट? और ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड व्यू पॉइंट क्या है, और ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या है, राइट? सो इस सब पॉइंट के अंदर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, राइट? तो थोड़ी की आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस सिर्फ 10th बोर्ड एग्जाम तक ही सीमित नहीं है, राइट? इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस आप सिविल सर्विस एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम, सीजीएल एग्जाम, राइट, जो अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, बैंकिंग एग्जाम, उस एग्जाम में भी आता है इस चैप्टर में से क्वेश्चन। सो गाइज यू आर मतलब आप एक बेहतर फ्यूचर के लिए भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, राइट? मतलब आप इस तरह से मत पढ़ो कि ये मेरा एग्जाम में ही आएगा, 10th बोर्ड के एग्जाम में ही आएगा। तो आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझ गए तो आपका फ्यूचर में भी ये टॉपिक काम आ सकता है, राइट? तो चलिए और कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, तो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज इंट्रोडक्टरी स्लाइड, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन का बुकिश डेफिनेशन दिया है प्रेजेंटेशन में। सो मैं पहले उसको थोड़ा रीड कर देता हूँ। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? Globalization describes the growing interdependence of the world economics, culture and population brought about by the cross-border trade in goods and service, technology and flow of investment, people and information। ये बुकिश डेफिनेशन है, मैं उसको सिंप्लीफाई करके आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ, राइट? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब अगर जनरल सेंस में मैं बताना चाहूंगा, ग्लोबलाइजेशन मतलब है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होना। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को मतलब ट्रेड हो गया, ट्रेड जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, नॉलेज हो गया, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना, राइट? उस दोनों कंट्री से कंट्री के बीच लोगों का जो इन्फ्लो होना, टूरिज्म के मामले हो या मेडिकल टूरिज्म के मामले में हो, वो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होना, उसका क्या है, एक ग्लोबलाइजेशन का वो पार्ट है। मतलब एक वर्ल्ड ऐसे बिहेव करता है जैसे एक विलेज में 100 फैमिली रहते हो, राइट? मतलब एक फैमिली एक देश होते हैं, राइट? मतलब हमारा इंडिया का जो केस स्टडी हम लेते हैं, इंडिया क्रूड ऑयल के ऊपर अरब कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस होता है। डिफेंस के लिए फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, राइट? और जो टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए हो गया और इजराइल हो गया, उस कंट्री के ऊपर
बहुत डिपेंडेंट रहता है इंडिया। तो कंट्री के एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट में रहते हैं, गुड़ गुड़ के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, वो कनेक्टेड रहते हैं। उस कनेक्टेड के जो प्रोसेस और मैकेनिज्म को ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन, वो जो बुकिश डेफिनेशन है, उनको मैं बोल देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब जो वर्ल्ड का जो कंट्री है, राइट। और वर्ल्ड इकोनॉमीज का एक दूसरे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस रहना, राइट। और एक देश का कल्चर दूसरे देश का कल्चर को फ्लो होना, राइट। फॉर एग्जांपल यूएसए का जो पॉप कल्चर है, यूएसए का जो जीन्स का कल्चर है, जीन्स का कल्चर तो मतलब जो यूएसए से आया है, राइट। और जो वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे, उसका जो कंसेप्ट है वो तो यूएसए में ज्यादा फेमस है। उसका जो यूएसए से इंडिया को आया है और पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है, राइट। और इंडिया का जो बॉलीवुड मूवी, इंडिया का जो कल्चर है पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड होता है, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। मतलब कल्चर का भी फ्लो को ग्लोबलाइजेशन का पार्ट माना जाएगा, राइट। और जो डेफिनेशन में दिया है पॉपुलेशन का मूवमेंट, राइट। जो टूरिज्म हो गया, मेडिकल टूरिज्म हो गया, मतलब लोगों का जाना एक दूसरे के दूसरे देश में आसान होना, प्रोसेस, आसान प्रोसेस का भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, राइट। और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ ट्रेड, गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, मतलब उस एक कंट्री का दूसरे देश के बीच में जो व्यापार होता है गुड्स एंड सर्विस को लेकर, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, राइट। और टेक्नोलॉजी का इन्फ्लो होना, एक यूएसए का टेक्नोलॉजी इंडिया में आना, इंडिया का कोई टेक्नोलॉजी यूएसए में जाना, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, राइट। और फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडिया का को जो इंडिया का इकोनॉमी इतना ओपन है कि कोई फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आए इंडिया में, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। मतलब ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन ही यही है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट तो नहीं, कनेक्टेड रहना। ऐसे कनेक्टेड रहना कि दो कंट्री एक फ्रेंड की तरह रह सके, राइट। वो असली डेफिनेशन होता है ग्लोबलाइजेशन, राइट। और ग्लोबलाइजेशन मतलब इस सेंचुरी में, मतलब ये जो इंटरनेट के आने के बाद बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, राइट। मतलब एक कंट्री में क्या न्यूज स्प्रेड होता है वो दूसरे कन्नर को पता चल जाता है, राइट। जो इंफॉर्मेशन का फास्ट फ्लो प्रोसेस की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस बहुत स्ट्रेंथनिंग हो गया है, राइट। मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड एक ग्लोब की तरह ही बिहेव करता है, मतलब एक विलेज की तरह ही बिहेव करता है, राइट। जो वर्ल्ड हो गया, राइट। तो ये सब जो छोटा छोटा पार्ट में बोल चुका हूँ, वो एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो आई थिंक आप लोग को डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। So slide number 1 is about the definition of globalization। मतलब ग्लोबलाइजेशन का जो बुकिश डेफिनेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन क्या है हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। सो हियर इन स्लाइड देयर इज सम बुकिश डेफिनेशन, राइट। Globalization describes the growing interdependence of the world economies, culture and population brought about by cross-border trade in goods and services, टेक्नोलॉजी एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपुल एंड इंफॉर्मेशन। मैं आपको फेज बाय फेज बेसिस पे आपको समझा देता हूँ, राइट। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक सिंपल टर्म में क्या होता है, जो दोनों कंट्रीज के बीच जो कनेक्टिविटी वो मेंटेन रहना, मतलब उसके दो कंट्री के बीच ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होना, राइट। और जो कल्चर का फ्लो और जो पीपुल टू पीपुल इंटरेक्शन ज्यादा होगा टूरिज्म के माध्यम से, और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना। मतलब दुनिया में जो वेरियस कंट्रीज है, वर्ल्ड में जो वेरियस कंट्रीज है,
उसके बीच ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेशन होना को उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो इस डेफिनेशन में वही लिखा है, ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब्स द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक देश का दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंस होना, मतलब उसके नीड के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया को जैसे क्रूड ऑयल के लिए अरब कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस होना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल के ऊपर, राइट। डिफेंस प्रोडक्ट के लिए हमको डिफेंस प्रोडक्ट के लिए हमको अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो डिपेंडेंट रहने से ही ट्रेड होता है, राइट। ट्रेड होता है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होता है। आप देखे होंगे नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है, उसका ट्रेड क्या वर्ल्ड के लिए ओपन नहीं है, वो ज्यादा देश के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, राइट। मतलब वो एक आइसोलेटेड सा कंट्री है, तो वो उनका जो इकोनॉमी है ग्लोबलाइजेशन को नहीं फेवर करता है। लेकिन हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी, जो ज्यादातर अब वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज का इकोनॉमी जो ग्लोबलाइजेशन को फेवर करता है, राइट। मतलब आज पर डेफिनेशन ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब एक कंट्री के ऊपर एक दूसरे कंट्री का डिपेंडेंस क्रिएट होना, मतलब ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर, राइट। तो एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, राइट। वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। वो कैसे कल्चर एक देश से दूसरे देश के ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब जो वैलेंटाइन डे है, फादर डे है, मदर डे, एक्चुअली ये हमारा इंडिया का कल्चर नहीं है, वो यूरोपियन कल्चर है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का माध्यम से वो यूरोपियन कंट्री से अब इंडिया में सेलिब्रेट होने लगा है। सिमिलरली इंडिया का जो फूड है, इंडिया का जो कल्चर है, वो भी मतलब यूरोपियन कंट्री में बहुत फेमस है, राइट। वो कैसे हुआ, जो कंट्री के बीच जो इंटर कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी ग्लोबलाइजेशन माध्यम से बढ़ चुका है, इसके जरिए वो पॉसिबल हुआ, राइट। तो आई थिंक देयर इज नो डाउट ऑन दिस स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज स्लाइड नंबर 3। तो इट इज ऑल्सो अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का और जो की पॉइंट्स और ज्यादा कैसे उसका डेफिनेशन में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम लोग करेंगे, राइट। ये ग्लोबलाइजेशन का जो थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मतलब सेकंड स्लाइड में तो था, मतलब थर्ड स्लाइड में ग्लोबलाइजेशन के बारे में और कुछ ज्यादा ही हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो प्लीज सी इनटू द स्लाइड, देयर इज सम की पॉइंट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का कंपोनेंट क्या है, राइट। आप लोग देख सकते हैं, मैं जो सेकेंड स्लाइड का जो ग्लोबलाइजेशन का बुकिश डेफिनेशन है, उसको मैं पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, राइट। उसका कंपोनेंट क्या है। ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट कंपोनेंट है ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज, मतलब ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ट्रेड जो गुड एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है। आज आई सेड बिफोर, राइट, बिफोर स्लाइड। तो ज्यादा से ज्यादा जो कंट्री डिपेंडेंट रहते हैं ट्रेड एंड मतलब गुड एंड सर्विसेज का ट्रेड को लेकर, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, राइट। और जो दूसरा पार्ट है फ्लो ऑफ कल्चर बिटवीन द कंट्रीज, मतलब हॉलीवुड, आज क्या हॉलीवुड मूवी इंडिया में डब होता है, इंडिया का मूवी अमेरिका और कनाडा में डब होता है, राइट। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। वैलेंटाइन डे, हैप्पी न्यू ईयर, और जो फादर्स डे है, मदर्स डे है, राइट, चॉकलेट डे है, लव डे है, वो इंडिया में सेलिब्रेट होता है, राइट। ये सब हमारा कल्चर नहीं है, वो सब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का कल्चर है, जो इंडिया में
एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अब सेलिब्रेट हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लिव इन रिलेशन जो सोशल सिस्टम है वो आजकल इंडिया में ज्यादा ही कुछ फेमस हो चुका है, राइट। वो लिव इन जो कल्चर है वो यूरोपियन कल्चर है, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से इंडिया में वो अडॉप्ट किया जा रहा है जो यंगस्टर है, राइट। और जो तीसरा कंपोनेंट है फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज बिटवीन द कंट्रीज, मतलब टेक्नोलॉजी मतलब हम लोग इंडिया जैसे टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और नॉलेज मतलब जो एक कंट्री का जो एकेडेमिया है, जो मतलब लर्न पर्सन है, वो दूसरे कंट्री का जो एक्सीलेंस जो है वो जिस जिस फील्ड में साइंटिस्ट हो गया, बड़े बड़े प्रोफेसर हो गया, उसके बीच में एक इंटरेक्शन होता है। वो कंट्री के बीच एमओयू साइन होता है जिसके जरिए उस दोनों के कंट्री के बीच इंटरेक्शन होता है। वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। और फोर्थ जो पॉइंट है पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज, मतलब एक कंट्री का लोग दूसरे कंट्री के लिए कंट्री को घूमने के लिए जाते हैं, राइट। और घूमने के लिए जाते हैं और वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। मतलब एक कंट्री का लोग दूसरे कंट्री का कल्चर और सोशल सिस्टम के बारे में जानने के लिए मौका पा रहे हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन का मेन एम है एक वर्ल्ड कैसे एक विलेज की तरह से एक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। मतलब एक कंट्री का इकोनॉमी अगर इतना ओपन होगा, मतलब एक कंट्री जैसे एक विलेज में एक फैमिली दूसरे फैमिली का सिस्टम जानता है, मतलब क्या चल रहा है उनके फैमिली में। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन में एक कंट्री एक दूसरे कंट्री का मतलब हर एक चीज में साथ रहता है। और एक कंट्री दूसरे देश का रिलेशन इंटरडिपेंडेंट होता है। मतलब एक कंट्री का जरूरत दूसरे देश का है और दूसरे देश का जरूरत पहला देश को है, राइट। वो ग्लोबलाइजेशन का मेन है। मतलब ज्यादा से ज्यादा कंट्री के बीच कोऑपरेशन होगा, मतलब वेरियस पैरामीटर को लेकर ट्रेड हो गया और पीपल टू पीपल एक्सचेंज, वो जो हमने कंपोनेंट डिस्कस किया है, राइट। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस बेटर about globalization. You have I think those who have seen this slide should don't have doubt about globalization, right? So let's go to the next slide. And what is मतलब नेक्स्ट स्लाइड में भी ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़े हम पिक्चर वाइज और केस स्टडीज वाइज हम देखेंगे, राइट। जो नेक्स्ट 3-4 स्लाइड है, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 4 विच इज ए हेडिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया। मतलब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड का कैसे इम्पोर्टेंट कल्चर इंडिया का जो कल्चर है उसके ऊपर में डोमिनेंट एक पोजीशन ले रहा है। मतलब ये ग्लोबलाइजेशन के कारण में हो रहा है, राइट। सो फॉर एग्जांपल पॉप कल्चर ऑफ यूएसए, मतलब वो एक आर्ट का फॉर्म है पॉप। आप लोग को शायद इंडिया में मतलब इस 2-3 साल में साउथ कोरिया का के पॉप कल्चर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है। आप लोग थोड़े गूगल सर्च कर लेना, आप लोग देखेंगे कैसे पॉप कल्चर इंडिया में एक बहुत बड़ा डोमिनेंट पोजीशन ले रहा है। और उस पॉप कल्चर के माध्यम से जो स्टेज शो लाइव शो इंडिया में बहुत कंसर्ट शो भी होस्ट किया जा रहा है, राइट। सिमिलरली जो इंडिया का आई थिंक पंजाबी जो म्यूजिक है वो दूसरे कनाडा हो गए यूएसए में एक डोमिनेंट पोजीशन ले रहा है, राइट। तो ये सब क्या है ग्लोबलाइजेशन के कारण हो रहा है। दूसरे जो इम्पोर्टेंट कल्चर जो इंडिया में बहुत ज्यादा उसका डोमिनेंट पोजीशन है वो है हॉलीवुड मूवी। मतलब ये जो आप लोग देख रहे होंगे स्पाइडरमैन हो गया, बैटमैन, जो सुपर हीरो का कल्चर है वो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है।
और हॉलीवुड का मतलब हॉलीवुड मूवी का एक बेस्ट इनकम के जरिए इनकम का सोर्स में भी इंडिया का ऑडियंस है, राइट। मतलब वर्ल्ड के जो ऊपर जो कमाई होता है उसका मेजर हिस्सा इंडिया का ऑडियंस का भी कमाई में है, राइट। वो अवतार हो गया, एवेंजर मूवी हो गया और टाइटैनिक, वो तो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। सिमिलरली मैकडोनल्ड जो रिटेल चेन है, मैकडोनल्ड एक यूएसए का कंपनी है, लेकिन वो इंडिया में उसका अच्छा खासा प्रेजेंस हुआ है। और इंडिया के लोग मतलब अपना जो देसी खाना छोड़ के ये जो बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, वो भी ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं, आई थिंक। तो ये सब जो कल्चर का शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है, राइट। तो ये सब बेहतर एग्जाम्पल। और आप मतलब इसके बाद भी आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो जिसका आपका यूज डे टू डे लाइफ पर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मैकडोनल्ड चेन तो एक हो गया। फॉर एग्जाम्पल यूएसए का और कौन सी Let's go to the next slide. That is slide number 5. इसमें भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे दूसरे कल्चर के बारे में, कैसे ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से वो इंडिया का कल्चर में हावी हो रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्लाइड में आज यू सी वैलेंटाइन डे, मतलब वैलेंटाइन डे हो गया, लव डे हो गया, चॉकलेट डे हो गया, टेडी डे हो गया, ये सब न्यू तरह का फेस्टिवल आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा इंडिया में सेलिब्रेट हो रहे हैं आखिरी 5-6 साल से, राइट। ये सब कैसा है? ये एक्चुअली यूरोपियन का फेस्टिवल है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से इंडिया इंडिया में काफी ज्यादा फेमस हो गया है, राइट। सिमिलरली यू कैन सी द फॉरेन ऑटोमोबाइल ब्रांड्स, मतलब जो लग्जरियस ब्रांड, राइट। ऑडी हो गया, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बेंटली, और जो है मतलब ये सब जो लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड का कल्चर इंडिया में बहुत हाई पर है। मतलब इंडिया का लोग तो इन कार को लेने के लिए एक मतलब लोन कर लेते हैं। मतलब इस कार को ओन करने के लिए वो ऐसे प्राइड प्राइड महसूस करते हैं, राइट। मतलब ये इनका मार्केटिंग इतना तगड़ा है इंडिया में, राइट। तो ये सब क्या है? ग्लोबलाइजेशन के माध्यम में। आप शायद 1990 से पहले जब हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं आया था, तो आप सब लोग देख रहे होंगे इंडिया में पॉपुलर कार होता है एम्बेसडर, राइट। लेकिन इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से मतलब जो फॉरेन की ब्रांड है, जो टोयोटा हो गया, बेंटली, ऑडी एंड मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, वो इंडिया में ज्यादा ही पॉपुलर हुआ है। और इसका भी ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से इंडिया को भी बेनिफिट हुआ है। इंडिया का जो अपना जो लग्जरी ब्रांड है, टाटा का जो रेंज रोवर, लैंड रोवर, जैगुआर, वो भी मतलब बाहर के देश में अच्छा खासा उसका सेल होता है, राइट। तो इंडिया ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से दोनों इंडिया को दोनों ही तरफ ही फायदा हो रहा है, राइट। और जो फॉरेन, तीसरा क्या एग्जांपल है? फॉरेन का फैशन ब्रांड। मतलब इंडिया का लोग, आप लोग देख रहे होंगे इंडिया का जो एक खादी ब्रांड है, मतलब इंडिया का मेक इन इंडिया ब्रांड को छोड़कर इंडिया का लोग जो फॉरेन का ब्रांड है, गुच्ची हो गया, प्राडा हो गया, लुई विटन हो गया, उस ब्रांड को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं और उस ब्रांड को ज्यादा ही पैसे दे रहे हैं, राइट। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक गुच्ची का एक बेल्ट का दाम कीमत 30,000 रुपीज है, लेकिन इंडिया में उसका भाई भी इतना ज्यादा है। इंडिया लोग अंधे की तरह पैसा ही खर्च कर रहे हैं, राइट। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हो गया। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो
बाहर के बड़े बड़े कंपनी होते हैं, वो ज्यादा ही मार्केटिंग करके मतलब अपना लग्जरी ब्रांड को प्रीमियम रेट में सेल कर रहे हैं, राइट। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब इसके बाद में जो ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, मतलब इंडिया, मतलब ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से भी इंडिया का जो बॉलीवुड मूवी भी बाहर में ज्यादा ही फेमस मतलब वो हो गया है। ये सब ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंडिया का जो कल्चर भी बाहर भी सेलिब्रेट होता है, जो होली हो गया, दिवाली हो गया, राइट। वो बाहर रथ है, ओडिशा का रथ यात्रा फेस्टिवल वो बाहर भी मनाया जाता है। ओडिशा का ओडिसी डांस वो भी बाहर मनाया जाता है। ये सब ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हम देख रहे हैं कैसे कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। I think you have understood from this slide what is globalization, and you have a clear understanding picture of this globalization right now, I think. So let's go to the next slide. Next slide is slide number 6, which has a heading of globalization in British India. मतलब ब्रिटिशर्स जब हमारे देश पर राज कर रहे थे, उस टाइम में ग्लोबलाइजेशन का एक्सटेंड किस हद तक था, राइट। मतलब ग्लोबलाइजेशन का एक्सटेंड उस टाइम में किस एक्सटेंड किस तक था, राइट। मतलब कितना लेवल पर था ग्लोबलाइजेशन का एक्सटेंड, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं, ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे राज कर रहे थे, उस टाइम पर ग्लोबलाइजेशन, ब्रिटिशर ग्लोबलाइजेशन का अपना सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में से जो रॉ मटेरियल मिलता था वो सस्ते दाम में एक्सपोर्ट करते थे लंदन को, और उस लंदन का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से वो प्रोसेस होकर ऑल ओवर वर्ल्ड एंड इंडिया में एक प्रीमियम प्राइस पर बेचा जाता है। इंडिया का जो अपर मिडिल क्लास हो गए और जो मिडिल क्लास लोग हो गए, वो एक प्रीमियम प्राइस देकर उस सामान को खरीदते थे। तो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से इंडिया का जो कॉमन आदमी उनको बेनिफिट नहीं पहुंच रहा था। मतलब इंडिया का कॉमन आदमी का जो बेसिक नीड्स है वो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से फुलफिल हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इंडिया का, ब्रिटिशर का जो बिजनेस इंटरेस्ट वो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से सॉल्व हो रहा था। मतलब ग्लोबलाइजेशन से ब्रिटिशर को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा था, दैट्स इट, राइट। सो नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 7। मतलब which has a heading of factors fueling globalization। मतलब किस किस फैक्टर के वजह से ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको ज्यादा ही सपोर्ट मिला है हुआ है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया टेक्नोलॉजी, जो हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक रिवॉल्यूशन आया है, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस को ज्यादा ही सपोर्ट मिला है। मतलब जो इंटरनेट हो गया, फैक्स हो गया, टेलीग्राफ हो गया, कंप्यूटर एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को ज्यादा ही मतलब सपोर्ट मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कैसे मिला हुआ है, मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझा दूंगा, राइट। मतलब आप देख रहे होगे वर्ल्ड के किसी भी न्यूज को, किसी भी एरिया में कुछ होता है, मतलब वो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों को मिल जाता है, राइट। वो कैसे, इंटरनेट के माध्यम से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए वर्ल्ड के किसी भी कोने में कौन सी इवेंट हो रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है वर्ल्ड को। तो वर्ल्ड एक इंटीग्रेटेड जो ग्लोबल विलेज की तरह ही ट्रीट करता है ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, राइट। और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो पीपल टू पीपल मूवमेंट वो भी बहुत आसान हो गया है। और ग्लोबलाइजेशन के जो इंटरनेट के माध्यम से क्या हुआ है, एक कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री को स्प्रेड हो जाता है। एक कंट्री का कल्चर दूसरे देश के लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। यूट्यूब, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब मीडियम के जरिए हम दूसरे देश का कल्चर, फेस्टिवल उसके बारे में
जान सकते हैं, राइट। तो इस प्रोसेस के जरिए ग्लोबलाइजेशन जो वो कंपोनेंट होता है, जो ट्रेड मूवमेंट हो गया, मतलब जो कल्चरल एक्सचेंज, वो बहुत फास्ट हो जाता है। ट्रेड मूवमेंट मतलब बेहतर टेक्नोलॉजी के जरिए सी मूवमेंट, और जो लॉजिस्टिक सेक्टर वो भी ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। तो उसके वजह से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो गया है। और जो थैंक्स टू द सिविल एविएशन जो डेवलपमेंट हुआ है सिविल एविएशन में, उसके बारे में उसके जरिए पीपल टू पीपल मूवमेंट बहुत ही आसान हो गया है। मतलब एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए भी एक कंट्री का लोग दूसरे कंट्री में जाता है, फॉर एग्जांपल न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसके जरिए ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्टर हो गया है, राइट। सो नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 8। So next slide is slide number 8, which is a heading of importance of globalization। मतलब हम जो ग्लोबलाइजेशन का जो वेरियस प्रोसेस देखे उसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया को क्या है, राइट। फर्स्ट पॉइंट है, एज यू सी इन द स्लाइड, कंपटीशन बिटवीन द लोकल एंड फॉरेन प्लेयर्स। मतलब ग्लोबलाइजेशन के जरिए जब इंडिया का इकोनॉमी वर्ल्ड के इकोनॉमी के तरफ खुल जाता है, ओपन रहता है, तो बड़े बड़े एमएनसी प्लेयर और इंडिया का जो छोटे छोटे रिटेल प्लेयर है, डोमेस्टिक प्लेयर जो बिजनेस के, उनके बीच एक कंपटीशन देखने को मिलता है, राइट। जो कंज्यूमर के लिए अच्छा होता है। मतलब एक दोनों, अगर बहुत ज्यादा प्लेयर के बीच कंपटीशन रहेगा तो जो रिटेल का प्राइस है, जो डेली यूज का प्रोडक्ट है, वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलेगा और उसका भी क्वालिटी ज्यादा ही अच्छा होगा, राइट। तो ये क्या है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है। और मैं तो बोलता हूँ मतलब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा के प्लेयर के बीच कंपटीशन होना चाहिए, राइट। ज्यादा से ज्यादा के प्लेयर के बीच कंपटीशन होने से एक एक तो क्या, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी कॉम्पिटिटिव रहता है और उसका क्वालिटी भी अच्छा रहता है। अगर दो तीन कंपनी के बीच में कंपटीशन रहेगा, वो क्या होगा, मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाएगा, वो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करेंगे, राइट, विच इज नॉट बेटर फॉर कंज्यूमर। सो इम्पोर्टेंस ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से अच्छा कैसे होता है, हम देखें। मतलब कंज्यूमर को बेनिफिट रहता है और कंज्यूमर के पास एक ऑप्शन रहता है ज्यादा प्रोडक्ट का। अगर कंपटीशन होगा ज्यादा ही बेहतर प्रोडक्ट बनेगा, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 9। उसमें भी है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का दूसरा पॉइंट, मतलब और क्या क्या हो सकता है ग्लोबलाइजेशन के जरिए। उस स्लाइड में है इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएनसी इन इंडिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जब इंडिया का इकोनॉमी वर्ल्ड के इकोनॉमी तरफ खुला है, मतलब इंडिया का इकोनॉमी ओपन है, तो बाहर के जो कंपनी है, विदेशी कंपनियां है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, राइट। जिसके जरिए ग्रोथ, इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट होगा, राइट। तो इंडिया का जो लोग हैं उनका इनकम में सुधार आएगा, राइट। तो पर कैपिटा इनकम में भी ग्रोथ होगा, तो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में शायद और कुछ समझने के लिए टॉपिक ही नहीं है, सिंपल पॉइंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड इज स्लाइड नंबर 10। वो भी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, उसको इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और 4 पॉइंट है। जॉब क्रिएशन मैं पहले बोल रहा था, फर्स्ट पॉइंट इज जॉब क्रिएशन। मैं पहले जो बाहर के जो कंपनियां है, जो फॉरेन विदेशी कंपनियां जब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे एफडीआई के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तो जॉब क्रिएट होगा और पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया का लोगों का बेहतर होगा, राइट। और जो
दूसरा पॉइंट है टॉप इंडियन कंपनीज गेट न्यू टेक्नोलॉजी फंडिंग थ्रू कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज। मतलब जब बाहर के जो कंपनियां है वो इंडिया आएंगे तो वो क्या करेंगे, लोकल जो कंपनी है इंडिया का उसके जरिए पार्टनरशिप करेंगे, उसके साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में बिजनेस करेंगे। तो पार्टनरशिप के माध्यम के जो लोकल कंपनी को न्यू टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नोलॉजी, न्यू फंडिंग, बेटर फंडिंग वो भी ट्रांसफर होगा, जो हमारी लोकल कंपनी कंपनी का एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, राइट। उसको न्यूअर टेक्नोलॉजी मिलेगा, राइट, और अच्छा पैसा मिलेगा जिसके जरिए वो उनका भी ग्रोथ हो सकेगा। तो लोकल लोकल कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन है, राइट। और जो तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज बाय सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू एमएनसी। अगर मान लो जो फॉरेन का जो कंपनी है वो लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंटली इंडिया में बिजनेस करता है, तो भी लोकल कंपनी को फायदा है। तो वो लोकल कंपनी जो फॉरेन को कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, जिसके जरिए फॉरेन कंपनी फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो रॉ मटेरियल का बिजनेस है, रॉ मटेरियल के बिजनेस से भी लोकल कंपनी का बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। तो लोकल कंपनी का मुनाफा होने से वो भी जॉब क्रिएशन में हेल्प करता है, राइट। तो ये सब मतलब एक मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट आप देख सकते हो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। तो ग्लोबलाइजेशन इन सम एंगल इज वेरी, मतलब ग्लोबलाइजेशन का भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, मतलब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं, और नेगेटिव इम्पैक्ट हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Next slide is slide number 11, and which is a heading of multinational corporation, right. In this slide we will discuss what is the basic concept of multinational corporation and what is the basic meaning of multinational corporation. In news we often frequently heard about the term multinational corporation. So, as per the slide definition, a multinational corporation is a company that owns and controls the production of goods or services in at least one country other than its home country. मतलब ऐसे एक लार्ज कंपनी जिसका जो ऑपरेशन एक से ज्यादा देश तक एक्सटेंड होता है, तो वो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, उसका यूजर बेस वर्ल्ड का मोस्टली कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है, वो एग्जांपल है मल्टीनेशनल। फेसबुक हो गया, उसका यूजर बेस एक से ज्यादा देश से, मतलब मोस्टली कंट्री में फेसबुक यूज होता है और उसका यूजर बेस होते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट, हम जो लैपटॉप चला रहे हैं उसका जो सॉफ्टवेयर का काम होता है माइक्रोसॉफ्ट संभालता है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो बिजनेस है ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। तो इट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, राइट। इंडिया का एग्जांपल में क्या है, टाटा है। टाटा का जो गाड़ी है, जो फोर व्हीलर है, वो अफ्रीका में भी चलता है, अफ्रीका में भी, और साउथ ईस्ट एशिया का कुछ कंट्री में भी टाटा का गाड़ी का डिमांड है। टाटा और महिंद्रा का, वो भी आप कह सकते हो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, लेकिन ज्यादा लार्ज नहीं। लेकिन जो फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, राइट, जो टेस्ला का जो कंपनी हो गया, एलन मस्क का जो कंपनी हो गया, राइट, वो कोका कोला ब्रांड है, वो एटलीस्ट वर्ल्ड के मोस्टली कंट्री में कोका कोला का प्रोडक्ट मिल ही जाता है। तो वो बहुत एग्जांपल है मल्टीनेशनल कंपनी का, राइट। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसका जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से, रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट कंट्री में सोर्स किया जाता है, और उस रॉ मटेरियल को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस पे बनाया कर उसका जो प्रोडक्ट को यूजर तक रीच किया जाता है। जो यूजर
डिफरेंट कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और उसका जो रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन एक ही कंट्री तक सीमित नहीं होता, राइट। और उसका जो यूजर बेस है, कंज्यूमर बेस है, वो भी एक ही कंट्री तक सीमित नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपका देखा जाएगा जो, फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी है, आप मान लो जो इंडिया का जो कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल जो आईटीसी हो गया, वो उसका जो मतलब वो इंडिया इंडिया के अंदर ही सीमित है। आईटीसी का जो प्रोडक्ट, वो मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जाम्पल ही नहीं है, राइट। लेकिन जो कोका कोला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट, अमेजन का जो प्रोडक्ट, वो लार्ज स्केल में हर एक कंट्री को, यूजर बेस को वो सर्व करता है। तो वो है बेटर एग्जाम्पल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का, राइट। तो इन शॉर्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का क्या होता है, उसका जो सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जरिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से सोर्स किया जाता है रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल से बनाए हुए प्रोडक्ट को डिफरेंट कंज्यूमर तक सेंड किया जाता है। वो भी कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एग्जिस्ट किया जाता है, राइट, एग्जिस्ट होता है जो डिफरेंट कंज्यूमर, मतलब उसका जो कंज्यूमर बेस है एक ही कंट्री तक सीमित नहीं है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में एग्जिस्ट करता है, उस जो प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर होता है, राइट। तो बेस्ट एग्जांपल है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 12, which is a case study of MNC, right। फॉर एग्जाम्पल एक MNC, फॉर एग्जाम्पल वो कंपनी का नाम है एक्स, उसका जो रिसर्च सेंटर होगा वो अमेरिका में होगा, राइट। मल्टीनेशनल कंपनी का जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट मतलब कंट्री में प्रेजेंस उनका होता है। फॉर एग्जाम्पल जिस जगह में सस्ती लेबर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट एशिया इंडिया में, उसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वही होगा जिसमें मतलब अच्छा रिसर्च जिस कंट्री में होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में उसका रिसर्च सेंटर वहीं पे होगा जिसपे जिस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, उस कंट्री में वो कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस एस्टेब्लिश करेगा, राइट। और जो यूरोप, फॉर एग्जांपल यूरोप में ज्यादातर कंपनी का प्रोडक्ट असेंबल होता है, जो प्रोडक्ट पार्ट्स बाई पार्ट्स में आता है, तो यूरोप में वो प्रोडक्ट असेंबल हो जाता है, असेंबल होके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, वो कंपनी को मतलब कंपनी कम कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल उसका लाभ होता है बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, राइट। और जो चीप लेबर का, जो साउथ ईस्ट एशिया में जो चीप लेबर मिलते हैं, उसमें वो कंपनी फायदा उठाते हैं। और जो रिसर्च सेंटर जहाँ में अच्छा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, उससे भी कंपनी को मुनाफा मिलता है, राइट। वो सब फैक्टर को जोड़ के एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है, मतलब कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट बनता है। तो ये एमएनसी का एक बेनिफिट होता है, मतलब वो क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर फंक्शन करता है, तो वर्ल्ड का बेस्ट चीज वो हायर करते हैं, मतलब बेस्ट रॉ मटेरियल एट चीप कॉस्ट, बेस्ट रिसर्च फैसिलिटी, राइट, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो क्या होता है, उसका प्रोडक्ट बहुत कॉम्पिटिटिवली बेटर बनता है, और उनको उस प्रोडक्ट का डिमांड भी ज्यादा होता है, इसीलिए एमएनसी का प्रॉफिट ज्यादा होता है और उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छा होता है, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 13। स्लाइड इज स्लाइड नंबर 13, which has a heading of फीचर्स ऑफ ए एमएनसी, मतलब एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का साइलेंट फीचर क्या क्या होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इन द power plant is production process is divided into small parts and spread out across the globe। मतलब जो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का जो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, वर्ल्ड के एक एक हिस्सों में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल जो सोर्सिंग होता है, वो डेवलपिंग कंट्रीज से सोर्सिंग होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में
जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत ही कम होता है। और जो चाइना होता है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, मतलब क्योंकि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो वर्ल्ड में बेस्ट है। और जो रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिसिस वो यूरोपियन कंट्रीज, ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में ही अच्छा होते हैं। तो उस देश में रिसर्च और एनालिसिस होता है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो थ्रू आउट वर्ल्ड का कंज्यूमर को वो स्प्रेड आउट होता है, मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड का कंज्यूमर को नीड को फुलफिल करता है। तो ये साइलेंट फीचर रहता है। एक एमएनसी का ये एक साइलेंट फीचर है, मतलब उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है थ्रू आउट वर्ल्ड तक डिवाइड होता रहता है। और दूसरा पॉइंट है, एमएनसी हैज द एडवांटेजेस ऑफ वेरियस कंट्रीज मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट, जो मैं पहले डिस्कस किया था। चाइना का जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त होता है। यूरोप में क्या है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, तो उस देश में रिसर्च एंड एनालिसिस का एक कंपनी, रिसर्च एंड एनालिसिस बेहतर ढंग से हो पाएगा एक कंपनी का, एक एमएनसी का, राइट। इंडिया में क्या है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स एक अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल जाता है, मतलब इंडिया में एक बेनिफिट है, स्किल्ड वर्कफोर्स एट लो कॉस्ट एंड इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो इसीलिए एमएनसी को भी फायदा होता है। तो बहुत सारा एमएनसी आप देखते होगे, वो बहुत सारा जो जॉब होता है वो इंडिया का जो कंपनी है उनको आउटसोर्स करती है। क्योंकि इंडिया को आउटसोर्स करने का मेन रीजन है थोड़ा कॉस्ट का बचत होता है। एक है स्किल्ड वर्कफोर्स एट लो कॉस्ट एंड दूसरा है इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, मतलब इंडिया में मेजॉरिटी लोग। तो इसीलिए क्या है, मतलब कम्युनिकेशन में भी ज्यादा ही प्रॉब्लम नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो उनका क्या है, जो सर्विस पार्ट है, जो कस्टमर केयर पार्ट है, वो इंडिया का शायद देखा गया है कि इंडिया का जो छोटे छोटे कंपनी है उनको मतलब आउटसोर्स कर देती है वो सर्विस के लिए। तो इंडिया का कंपनी भी बहुत बेनिफिट होता है, उनके लिए जॉब क्रिएट हो जाता है। और इंडिया के लिए भी अच्छा होता है, उनके लिए भी थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज जनरेट हो जाता है, राइट। सो इस स्लाइड में कुछ और समझने के लिए पॉइंट नहीं है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, that is slide number 14, which has a heading of important factors for establishment of MNC। मतलब एक एमएनसी जब एक कंट्री को आता है, मतलब एफडीआई के जरिए से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए, तो की फैक्टर क्या है, मतलब किस पैरामीटर को देख के एक एमएनसी आता है एक कंट्री में एस्टेब्लिश, एक कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए किस किस फैक्टर को देखकर वो कंट्री को आता है। पहले जो पॉइंट है, इन्वेस्टर फ्रेंडली गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब एक गवर्नमेंट का पॉलिसी हमेशा इन्वेस्टर फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब जैसे मतलब कम लेस लीगल कम्प्लेक्सिटी हो, राइट। और जो सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, मतलब एक ही विंडो में हर एक डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिल जाना चाहिए एमएनसी को। और जो ब्राइवरी का जो सिस्टम है, ब्राइवरी जो लेते हैं सब डिपार्टमेंट, मतलब ऐसे एलिगेशन आता है, तो ब्राइवरी थोड़ा कम होना चाहिए। मतलब इन्वेस्टर आए तो लेस हैसल फ्री तरीके से उनको क्लियरेंस मिल जाना चाहिए। मतलब उनको सिर्फ एक ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर करना है, और मतलब एक महीने के अंदर या कुछ टाइमलाइन में उनको क्लियरेंस मिल जाता है, तो अच्छे से वो मैन्युफैक्चरिंग बेस वो एस्टेब्लिश कर पाता है, राइट। तो इन्वेस्टर फ्रेंडली गवर्नमेंट पॉलिसी होना चाहिए, राइट। और जो दूसरा फैक्टर है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स एट अफोर्डेबल कॉस्ट, जो इंडिया में बहुत अच्छा था। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया जो डेवलपिंग कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया का, उसमें क्या है, एक जो स्किल्ड जो ह्यूमन रिसोर्स वो डेवलप्ड कंट्री से बहुत ही अच्छे
अफोर्डेबल पैकेज में मिल जाता है। और जो ऑन स्किल लेबर, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम चलता रहता है, तो इसीलिए ऑन स्किल लेबर भी एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिल जाता है। तो वो मिल जाने से कंपनी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी कम हो जाता है, राइट। तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है तो एमएनसी का ज्यादा ही ज्यादा प्रॉफिट होता है, राइट। और जो तीसरा फैक्टर है क्लोजनेस टू मार्केट, मतलब क्या होता है, मतलब आप इंडिया में कुछ सामान को प्रोड्यूस कर रहे हो और उसका इंडिया का जो पोर्ट फैसिलिटी है, एयरपोर्ट की वाटर पोर्ट फैसिलिटी है, जिसके जरिए नियरेस्ट मार्केट को वो सामान रीच किया जा सकता है, राइट। अगर आप ऐसे ही कंटिनेंट में हो जिसमें क्या है, आपको कंज्यूमर मार्केट तक सामान ले जाने का कॉस्ट ज्यादा हो, तो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट। तो आप मतलब एमएनसी ऐसे लोकेशन ट्राई करते हैं जिस लोकेशन में अगर उनका प्रोडक्ट बन जाएगा तो उनको क्या है, उनका जो नियरेस्ट मार्केट को उनका प्रोडक्ट लेने से उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होना चाहिए, तभी तो वो ज्यादा ही मतलब कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगा, उनका मुनाफे भी ज्यादा होगा और उनका प्रोडक्ट ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव होगा ग्लोबल मार्केट में। तो आई होप I have teach it very well, and those who are viewing this slide on YouTube must have understood very well. So let's go to the next slide. That is slide number 15. Let's go to the next slide. That is slide number 15, which has a heading of working of a MNC. मतलब एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैसे काम करता है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। सिर्फ वो जो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को मैं पावर पॉइंट के माध्यम से स्लाइड में प्रेजेंट किया हूँ। होप यू कैन सी ऑल द पिक्चर थ्रू स्लाइड, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसका नाम एक्स है। वो क्या करता है, एक इंडिया हमारे देश में आता है और जो एक पैसा इन्वेस्ट करता है, क्या करने के लिए, लैंड को बाय करने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए, और जो मशीनरी है, एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए मशीन चाहिए, राइट। उसको बाय करने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। उस जो इन्वेस्टेड हुई मनी से, मतलब जो लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी से कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है। उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। उसमें से जो रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ जो एक्सपेंस है वो कट जाता है, और जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का अकाउंट में से जाता है। तो कंपनी ऐसे तरह ही काम करता है, एक मल्टीनेशनल कंपनी, राइट। बहुत अंडरस्टैंडिंग मतलब इजी सा कंसेप्ट है, इसमें कोई समझने वाला बात ही नहीं है, राइट। एक कंपनी कैसे इन्वेस्ट करता है, राइट। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल चीज बताऊँ, ये सब जो भी सब्जेक्ट है वो सारे एनसीईआरटी के बुक के बेसिस में है, कुछ बाहर का कंसेप्ट नहीं है। एनसीईआरटी की सिलेबस में जितना जितना कंसेप्ट है वही चीज मैं डाल रखा हूँ, कुछ बाहर का चीज नहीं है। होप यू कैन लाइक इट, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 16, which has a heading of positive effect of a MNC। मतलब एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का जो एक कंपनी होता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है एक देश के लिए, इंडिया लाइक देश के लिए, राइट। तो ये समझने वाली बात है, मैं बता रहा हूँ। मतलब इसमें कुछ जानने के लिए बात है। तो प्रीवियस स्लाइड एक इजी कंसेप्ट था, लेकिन ये जो पॉजिटिव इफेक्ट, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मतलब एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जब इंडिया में काम करता है, आज इसी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लोगों का इनकम लेवल में थोड़ा इंक्रीज आता है, लोगों का बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जरिए, राइट। और क्या होता है, लोकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है।
मतलब एक बाहर से, फॉर एग्जांपल होंडा एक बाहर का कंपनी है। होंडा नहीं, कुछ कंपनी का हम नाम नहीं लेते, वो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो एक कंपनी, फॉर एग्जांपल एक्स एक कंपनी आया इंडिया में, वो क्या करता है, लोकल इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर लेता है। टाई अप करने से वो जो बड़ा एमएनसी कंपनी है वो लोकल इंडस्ट्री को पैसा देता है, उसको टेक्निकल सपोर्ट देता है, और जो उसका रिक्वायरमेंट है न्यू न्यू टेक्नोलॉजी विथ मशीनरी सपोर्ट भी देता है। तो इससे क्या होता है, सिम्बायोटिक बेनिफिट होता है, म्यूचुअलिज्म बेनिफिट। एक तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का जो बिजनेस एक्सपेंशन आसान हो जाता है, और जो लोकल इंडस्ट्री का उसका भी डेवलपमेंट आसान हो जाता है, लेकिन क्योंकि उनको पैसा मिला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, उसको न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब एक्सपोजर हुआ, तो लोकल इंडस्ट्री का एम्पावरमेंट हो जाता है। वो होता है एक पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ए एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, राइट? सो होप you can understand. So let's go to the next slide, that is slide number 17, which has a heading of miscellaneous tricks adopted by MNC। मतलब एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैसे ट्रिक यूज करता है, कैसे मेथड यूज करता है अपने सामान को बेचने के लिए, राइट? तो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या करता है, आपको ये अच्छा आपके लिए जानने के बाद बता रहा हूँ। मतलब ये जो एमएनसी होते हैं बहुत चालाक कंपनी होता है, राइट? और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होता है, क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी होता है, उनके पास फंडिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, राइट? सो वो क्या करते हैं, ये कुछ कंपनियां करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर इंडिया में आके कोई बिजनेस करते हैं, वो देखते हैं एक लोकल इंडस्ट्री जो अच्छा कर रही है, और शायद वो फ्यूचर में जाकर उसको टक्कर दे सकते हैं कंपटीशन के माध्यम से। तो वो जो एमएनसी कंपनी होता है, वो उस छोटा इंडस्ट्री को टेक ओवर करते, मतलब ओनरशिप ले लेता है उस छोटे इंडस्ट्री का, मतलब उस छोटे इंडस्ट्री को एक्वायर कर लेते हैं, राइट? सो एक्वायर करके उसको मर्ज कर देते हैं, जिसके जरिए उसका जो फ्यूचर में कंपटीशन वो एलिमिनेट हो जाता है, राइट? मतलब मैं एक एमएनसी कंपनी का मालिक हूँ, और मैं इंडिया में बिजनेस करता हूँ, और मुझे दिखाई देता है एक कंपनी है जो लोकल कंपनी, वो अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, और उसका जो प्रोडक्ट है मतलब ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, तो वो कंपनी मेरे बिजनेस के लिए थ्रेट है। तो मैं क्या करूँगा, उस कंपनी को खरीद के वो कंपटीशन को फ्यूचर में एलिमिनेट कर दूंगा, और मेरे जो प्रोडक्ट है मैं प्रीमियम प्राइस में इंडिया के मार्केट में बेच सकूंगा, राइट? ये एक ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक क्या होता है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है, वो अपना प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती है, वो क्या करते हैं, एक लोकल कंपनी को हायर करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तुम इतना प्रोडक्ट हमारा बना दो, राइट? और ये मतलब बना दो, और हम उस प्रोडक्ट को सिर्फ ब्रांडिंग करके एक प्रीमियम प्राइस में बेचेंगे, राइट? फॉर एग्जांपल मैं एक मल्टीनेशनल एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड का सीईओ हूँ, तो मैं एक छोटे कंपनी को मैं ऑर्डर दे दिया, आप 500 पीस बैग बनाओ। वो छोटे कंपनी उसका कॉस्ट के हिसाब से जनरल प्राइस रख के वो पीस बनाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मतलब मेरा तो जो मटेरियल यूज हुआ वो कम कॉस्ट का है, लेकिन मैं मेरा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का ब्रांड नेम और मार्केटिंग टूल यूज करके उसको प्रीमियम प्राइस में बेचूंगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो जो प्रीमियम प्राइस का जो कॉस्ट कंज्यूमर देता है, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके पास नहीं पहुंच रहा है, राइट? तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को ज़्यादा बेनिफिट होता है, राइट? और इंडियन वर्कर जो एक लोकल कंपनी में काम करता है उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, राइट?
So I hope you have understood this concept. So let's go to the next slide. That is slide number 16. So next slide is slide number 18, which has a heading of foreign trade. फॉरेन ट्रेड का सिंपल मतलब है एक देश का दूसरे देश के साथ ट्रेड होना। मतलब इंडिया का जो व्यापार है गुड एंड सर्विसेज के मामले में दूसरे देश के साथ जो होता है वो होता है फॉरेन ट्रेड। मतलब एक कंट्री का व्यापार दूसरे देश के साथ होने को फॉरेन ट्रेड बोला जाता है, राइट। मतलब वो ट्रेड जो कारोबार गुड्स और सर्विसेज के मामले में होता है। गुड्स मतलब चावल, गेहूं, स्टोन, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डिफेंस हो गया, बहुत सारे सामान है। और सर्विसेज का क्या मतलब है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, मतलब हम होटल हो गया, टूरिज्म हो गया, राइट। हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी, होटल, रिजॉर्ट एंड स्पा। तो वो जो इंडिया का जो कंसल्टिंग फार्म होते हैं वो फॉरेन में क्या होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो भी फॉरेन ट्रेड का एक पार्ट होता है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। मतलब फॉरेन ट्रेड के फॉरेन ट्रेड के माध्यम से क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज दोनों देश के बीच होते हैं, राइट। इट कैन इन्वॉल्व इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम कंट्री और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब फॉरेन ट्रेड को दोनों ही पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। उसका टू टू ब्रांचेस होता है, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया किस चीज का एक्सपोर्ट, मतलब एक सामान को दूसरे देश को भेजना को एक्सपोर्ट बोलता है, एक्सपोर्ट बोला जाता है। इंडिया किस सामान और सर्विसेज को दूसरे देश को भेजता है वो एक्सपोर्ट का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया बासमती राइस को ज्यादा से, मतलब बासमती राइस को जो यूरोपियन कंट्री है उनको सप्लाई करता है, राइट। और इंपोर्ट क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ सामान को मंगाता है वो इंपोर्ट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया क्रूड ऑयल अरबियन कंट्री से मंगाता है, राइट। डिफेंस कंट्री जो यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, उनसे जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है वो इंपोर्ट कर वो सामान मंगाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल से वो सामान मंगाता है, तो वो क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया, राइट। So so this include the definition of import and export, right? So तीसरा पॉइंट क्या होता है, फॉरेन ट्रेड thus result in connecting the market और integration of market in different countries। मतलब फॉरेन ट्रेड से एक देश का कंट्री दूसरे देश का कंट्री के साथ इंटीग्रेट होता है, राइट। तो एक इंटीग्रेट होके एक होल वर्ल्ड बिजनेस इकोसिस्टम बनता है, राइट। मतलब इंडिया का बिजनेस इकोसिस्टम यूएस का इकोसिस्टम बिजनेस इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। तो क्या होता है, एक जो कंट्री का इकोसिस्टम एक जॉइंट होकर एक लार्ज बिजनेस इकोसिस्टम बनता है, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 19। तो स्लाइड नंबर 19 एक चाइनीज टॉयज का केस स्टडी के बारे में है जो एनसीईआरटी में मतलब अच्छे से दिया हुआ था। मैं उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन किया हूँ, राइट। वो चाइनीज टॉयज केस स्टडी के बारे में। तो चाइनीज टॉयज आप इंडिया के मार्केट में देख रहे होंगे, वो बहुत ज्यादा सस्ता होता है। तो उसके सस्ता के पीछे रीजन क्या है, मतलब उनका जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली चाइनीज टॉयज उनका जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री के द्वारा वो प्रोड्यूस किया जाता है चाइना में। तो चाइना में जो प्रोडक्शन होता है उनका जो गवर्नमेंट होता है बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं, राइट, वो एमएसएमई को।
तो इसकी वजह से उनका टॉयज बहुत सस्ता हो जाता है, राइट। तो इंडिया में वो टॉयज जब जब आता है तो इंडियन टॉयज के कंपेरेबल में वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। तो उनको तो उनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है, तो इंडियन कस्टमर उनको ज़्यादा प्रेफर करता है, राइट। तो इसीलिए चाइनीज टॉयज का जो मतलब इंडिया का मार्केट में चाइनीज टॉयज का डोमिनेंस है ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस विथ ए बेटर क्वालिटी, राइट। तो इंडियन टॉयज अच्छे होते हैं लेकिन उनका कॉस्ट ही ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू चाइनीज टॉयज, राइट। सो मतलब मैं स्लाइड में कुछ चाइनीज टॉयज और इंडियन टॉयज को फिगर मतलब एक अच्छा सा पिक्चर दे दिया हूँ, राइट। So that you can better understand by seeing the above picture, right? So let's go to the next slide, that is slide number 20. Next slide is slide number 20, which has a heading of result of rise in foreign trade. मतलब फॉरेन ट्रेड जो इंक्रीज होने से क्या क्या बेनिफिट होता है, राइट। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या क्या बेनिफिट होता है एक कंट्री को, फॉरेन ट्रेड राइज होने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज। मतलब मैं जो बोल रहा था, इंडिया का जो मार्केट है वो वर्ल्ड के मार्केट से कनेक्ट होगा, वर्ल्ड का जो छोटे छोटे मार्केट है वो इंडिया के मार्केट से कनेक्ट होगा। तो इससे क्या होता है, गुड एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन बढ़ता है, राइट। एंड जो सेकंड पॉइंट है, मोर गुड एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज कैन बी पॉसिबल। ये एक मिला जुला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट से, मतलब जो गुड एंड सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी जो एक्सचेंज कंट्री के बीच बढ़ने लगेगा, राइट। इस पॉइंट में कुछ समझने जैसा बात ही नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट इज राइज इन पीपल टू पीपल मूवमेंट अक्रॉस कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन। मतलब जो कंट्री टू कंट्री मूवमेंट बढ़ता है जो फॉरेन ट्रेड राइज होने से, मतलब वो फॉरेन ट्रेड कैसे राइज होता है, जब एक कंट्री का इकोनॉमी ओपन होता है, इकोनॉमी ओपन होता है तो एक कंट्री का लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं अपने जो टूरिज्म हो गया कुछ सर्विस देने के लिए, राइट। तो लोगों को जाना आना लगता रहता है, मतलब वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है। टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, और जो मेडिकल टूरिज्म उसके माध्यम से भी लोग का जाना आना रहता है एक कंट्री के से दूसरे कंट्री तक, राइट। तो ये सब बेनिफिट है आई थिंक। मतलब ये पॉइंट में कुछ समझने के लिए बात ही नहीं है, राइट। और क्या आप पॉइंट ऐड कर सकते हो जो फॉरेन ट्रेड राइज होने से, मतलब एक क्या होता है, ट्रेड राइज होने से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक कंट्री को आता है उससे क्या है, इंडस्ट्री जो फॉरेन कंपनियां है वो इंडस्ट्री सेटअप करते हैं इंडिया में, राइट। तो उससे क्या है, इनकम जनरेट होता है, इनकम जनरेट होने से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है, राइट। सो एक मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। सो आई थिंक these are most impactful visible lecture that can be seen through rise in foreign trade, right. And the next slide is slide number 21, which has a heading of trade barrier। मतलब एक कंट्री का ट्रेड से, मतलब दोनों कंट्री का ट्रेड के बीच क्या क्या बैरियर एग्जिस्ट करता है, राइट। मतलब एक कंट्री का एक कंट्री के एक कंट्री का ट्रेड दूसरे कंट्री का ट्रेड के बीच क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन एग्जिस्ट करता है उसको हम ट्रेड बैरियर बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट टैक्स, मतलब यू कैन सी दैट हम इंडियंस कितने गोल्ड, मतलब हम इंडियंस को गोल्ड ज्यादा पसंद आता है, राइट। तो हर साल मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड इंपोर्ट होता है बाहर से। तो
इंडिया गवर्नमेंट चाहे तो एक इंपोर्ट टैक्स इम्पोज कर सकता है, जिसके जरिए क्या होगा, जो गोल्ड का जो इंपोर्ट में ज्यादा टैक्स इम्पोज होने से उस गोल्ड का कॉस्ट में इजाफा होगा, राइट। तो गोल्ड का कॉस्ट बढ़ने बढ़ने से तो कंज्यूमर जो गोल्ड खरीदते हैं उस मतलब बाइंग प्रोसेस में थोड़ा स्लो डाउन आएगा, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट। तो इंडिया गवर्नमेंट मतलब देखेंगे, मैंने मतलब जिस चीज का इंपोर्ट से इंडियन मार्केट डिस्ट्रॉय हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंडियन जो गवर्नमेंट इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो देखते हैं कि जो चाइनीज गुड का इंपोर्ट से इंडिया का जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उनको ज्यादा ही नुकसान हो रहा था कुछ साल पहले। तो इंडिया गवर्नमेंट क्या क्या एक स्टेप लिया, इंपोर्ट टैक्स ऑन चाइनीज गुड्स वो बढ़ा दिया था, राइट। इसके जरिए क्या हुआ, जो चाइनीज गुड जो सस्ती में इंपोर्ट होके आ रही थी उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट। जो कॉस्ट जैसे बढ़ गया तो इंडियंस जो पहले से चाइनीज गुड परचेज कर रहे थे वो अब ज्यादा चाइनीज गुड प्रीफर करने लगे, राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट। सो इंडिया का ये एक कंट्री का ट्रेड को रोकने के लिए रेस्ट्रिक्टिव मेजर हो सकता है इंपोर्ट टैक्स। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे, राइट। मैं अच्छे से आपको समझा दिया हूँ। तो स्लाइड में एग्जांपल है चाइनीज टच पहले जो आता था चीप होता था, उसमें क्या किया इंडिया का जो गवर्नमेंट है हाई इंपोर्ट टैक्स उसके ऊपर इम्पोज किया, जिसकी वजह से चाइनीज टच अब थोड़ा कॉस्टली हो गया है, राइट। तो इसका एक बेनिफिट हुआ चाइनीज टच का, जो इंडियन मार्केट है फ्लडिंग हो रहा था और इंडियन जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज को जो डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा था चाइनीज टच के कारण, वो थोड़ा कम हुआ और इंडियन टच ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाया है इंडियन मार्केट से, राइट। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 22, which is a heading of importance of trade barrier। मतलब ट्रेड बैरियर का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। तो ट्रेड बैरियर हमने जो पहले डिस्कस किया था, जो रेस्ट्रिक्शन है, राइट, मतलब ऐसे रेस्ट्रिक्शन जो दोनों कंट्री के बीच ट्रेड को रेगुलेट करता है, राइट। सो गवर्नमेंट क्या करता है, जो अब मैं पहले बता रहा था, ट्रेड बैरियर को यूज करके जिस सामान के प्रोडक्ट का इंपोर्ट होने से उस देश का जो मैन्युफैक्चर को नुकसान पहुंचता है, तो उस कंट्री का इंपोर्ट होने को रेगुलेट कर सकता है ट्रेड बैरियर के माध्यम से, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा था जो चाइनीज टच हो गया, और एक दूसरा एग्जांपल है, मतलब फॉर एग्जांपल जो एक चीज गवर्नमेंट, तो हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमको पीवी सोलर सेल चाहिए, राइट। और उस सोलर सेल इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है थोड़ा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू चाइना। तो चाइनीज वाले क्या कर रहे थे, इंडिया वाले चाइना से पीवी सोलर जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करते थे। तो इंडिया गवर्नमेंट देख रहा था कि जो चाइनीज जो पीवी सोलर मॉड्यूल को इंपोर्ट होने से इंडिया मैन्युफैक्चर को नुकसान हो रहा था, ड्यू टू मतलब चाइनीज जो सोलर मॉड्यूल बहुत सस्ता था, राइट। तो इंडिया जो मैन्युफैक्चर है उनका पीवी सोलर मॉड्यूल बिक नहीं रहा था, राइट। तो इंडिया गवर्नमेंट ट्राई टू इम्पोज सम इंपोर्ट टैक्स ऑन पीवी सोलर मॉड्यूल, सो दैट इंडिया जो मैन्युफैक्चर है उसका भी जो पीवी सोलर मॉड्यूल थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहे, राइट। तो ट्रेड बैरियर एक अच्छा कंसेप्ट है, उसका मतलब समटाइम गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर को इम्पोज करके उस जो प्रोडक्ट का फ्लडिंग होने से, फ्लडिंग जैसे चाइनीज गुड का फ्लडिंग होने से उसको रेगुलेट कर सकता है, राइट।
तो ट्रेड बैरियर का एक पॉजिटिव यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 23. Let's go to the next slide, that is slide number 23, which is a heading of history of trade barrier, right. मतलब ट्रेड बैरियर जो हम कंसेप्ट अच्छे से पहले स्लाइड में डिस्कस किए थे, वो कंसेप्ट किस स्टेज में उसका हिस्ट्री क्या है और किस इरा में वो इमरजेंस में आया है, राइट। मतलब ट्रेड बैरियर का कंसेप्ट किन किन कंडीशन में एक निकल कर आया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहला जो फेज है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब हमारे देश को जब पहले आजाद, मतलब इनिशियली ब्रिटिशर के से आजाद मिला था, तो उस इरा में क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर का अच्छे से इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमारे जो इंडियन जो स्मॉल मैन्युफैक्चर है उनको जो फॉरेन इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, छोटे मैन्युफैक्चर है, वो इतना टेक्निकली साउंड नहीं थे और उनका जो सिस्टम है वो भी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, राइट। तो इसीलिए वो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहे थे, जो फॉरेन इंपोर्ट है, फॉरेन इन्वेस्टर है, उनके एंट्री से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन अप्लाई किया करता था, सो दैट इंडिया का जो प्रोडक्ट है, इंडिया मैन्युफैक्चर का जो प्रोडक्ट है, वो इंडिया में एक अच्छे प्रीमियम प्राइस में बेचा जा सकता है कंज्यूमर को, राइट। तो पहला जो पॉइंट लिखा है स्लाइड में, इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड टू पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। मतलब हमारे जो गवर्नमेंट को पता था हमारी देश अभी अभी आज़ाद हुई है, हमारी जो मैन्युफैक्चर है इतना सक्षम नहीं है कि फॉरेन जो कंपनियां का जो प्रोडक्ट से कंपटीशन कर सके, तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट एक रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, राइट, ट्रेड बैरियर के ऊपर। तो इससे क्या होता है, इस ट्रेड बैरियर से हमारे जो डोमेस्टिक जो कंपनियां होती है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके और उनका जो माल है इंडिया में एक अच्छे प्रीमियम प्राइस से बिक सके, राइट। एंड सेकंड पॉइंट इज इंडिया अलाउड इंपोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम। मतलब इस फेज में इंडिया क्या करता था, मतलब जो एसेंशियल आइटम है, मतलब जिनके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, वो इंडिया में पॉसिबल नहीं था आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, तो इंडिया उस आइटम को बाहर से मंगाता था। मतलब जो एसेंशियल आइटम है, मशीनरी हो गया, डिफेंस हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर के बिना मतलब एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एफिशिएंसी नहीं आएगा। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम अभी भी हम इंपोर्ट करते थे, तो इंडिया एसेंशियल आइटम को अलाउ करता था, मतलब जिसके लिए इंडिया को बहुत जरूरत है। लेकिन जिस प्रोडक्ट से इंडिया मैन्युफैक्चर को लॉस होता था, उसके लिए इंडिया ट्रेड बैरियर को पॉजिटिवली अप्लाई करता था, राइट। तो ट्रेड बैरियर का कंसेप्ट मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में ज्यादा ही यूज होना स्टार्ट हो गया था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 24. नेक्स्ट स्लाइड इज स्लाइड नंबर 24, which has also the heading of history of trade barriers during 1990s period, right? तो 1990s पीरियड में हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी इंडिया गवर्नमेंट का आया था, जिसके जरिए इंडिया गवर्नमेंट का इकोनॉमी ओपन हुआ और इंडिया का इकोनॉमी बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर और कंपनी के लिए ओपन हो गया, राइट। तो फॉरेन इन्वेस्टर आसानी से अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इस दौरान क्या हुआ, ट्रेड बैरियर को इंडिया गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा रिमूव करने लगी, रिमूव करके फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया आने को
अलाउ करने लगा, राइट। तो ट्रेड बैरियर का कंसेप्ट इस टाइम में थोड़ा नेग्लिजिबल हो गया, और कुछ जो की सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, और जो फ्यूल एंड ऑयल सेक्टर है, राइट, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है, और जो सिक्रेटिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का सेक्टर है, उस एरिया को छोड़ के रेलवे सेक्टर है, इस सेक्टर को छोड़ के बाकी और जो फील्ड है उस सेक्टर को आने के लिए इन्वेस्टर को अलाउ किया गया, फॉरेन इन्वेस्टर को। तो ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म इरा ट्रेड बैरियर का जो गवर्नमेंट यूज करता था थोड़ा कम कर दिया टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर एंड फॉरेन कंपनीज, राइट। सो वही लिखा हुआ है स्लाइड में, बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू ए लार्ज एक्सटेंट, राइट। सो इस स्लाइड में कुछ और समझने के लिए बात ही नहीं है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 25। स्लाइड नंबर 25 इज अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का ट्रेड को कंट्रोल करता है, एक तरह रेगुलेट करता है, जैसे ट्रेड का कोई मिसयूज ना हो सके। मतलब डेवलप कंट्री ट्रेड को एक ओपन के जरिए उसको इस्तेमाल ना कर सकते हैं, राइट। मतलब ऐसे मतलब एक वर्ल्ड में एक बैलेंस ट्रेड प्रमोट हो जिसके जरिए सबके इंटरेस्ट, या छोटा या बड़ा कंट्री, सबका इंटरेस्ट सिक्योर होना चाहिए ट्रेड के जरिए। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एम ही है, एम ही है कि वर्ल्ड में सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिस को प्रमोट करना, राइट। एक यूनाइटेड नेशन का एक पेरेंट बॉडी है, आई थिंक के इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर वर्ल्ड के लिए काम करता है, राइट। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे जो जुडिशियल बॉडी है जिसके जरिए जो डेवलपिंग कंट्री जिसका इंटरेस्ट हार्म हुआ है ट्रेड के जरिए वो कंप्लेन कर सकता है एग्नेस्ट डेवलप कंट्रीज, राइट। मतलब कंसिलिएशन फोरम है जिसके जरिए ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट भी सेटल होता है इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। तो इसका फंक्शन होता है मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करना, सो दैट मतलब एक सस्टेनेबल ट्रेड एंड कॉमर्स प्रैक्टिस वर्ल्ड में प्रैक्टिस किया जा सकता है, राइट। और जो मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ कौन कौन मेंबर्स है, करेंटली इट हैज एज पर इंटरनेट इट हैज 166 मेंबर, राइट, आउट ऑफ विच इंडिया इज ए मेंबर। मतलब इंडिया भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, राइट, जो स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, राइट। तो मतलब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक केस स्टडी देना चाहता हूँ। मतलब जब यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प का प्रेसिडेंट जब थे, यूएसए चाइना के ऊपर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा था एग्नेस्ट चाइनीज गुड which is exported to the USA, राइट। यूएसए लगा रहा था, तो यूएसए उस इशू को लेकर चाइना उस इशू को डब्ल्यूटीओ का जो फर्म होता है उसमें रेज किया था, राइट। और जो इंडिया का जो मतलब इंडिया क्या करता है, यूएसए में जो आता है हार्ले डेविडसन बाइक, उसके ऊपर 200% 300% टैक्स इम्पोज करता था। तो यूएसए भी इस इंडिया का इस जो टैक्स इम्पोजिंग जो एक्टिविटी को लेकर भी मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फर्म में गया था जो ट्रेड डिस्प्यूट को लेकर। तो ऐसा कोई नहीं है डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज, बड़े देश या छोटे देश, जिसके भी ट्रेड में कुछ दिक्कत डेवलप होता है वो इस फर्म को यूज करता है टू प्रमोट द सस्टेनेबल बैलेंस ट्रेड सो दैट एवरी कंट्री कैन बी बेनिफिटेड बाय द फ्री एंड फेयर ट्रेड, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 26. So
Slide number 26, which is a heading of 20, मतलब unfair trade practices of United States of America, right? मतलब अमेरिका कैसे एक ट्रेड अपने जो ट्रेड प्रैक्टिस को एक लिवरेज की तरह यूज करता है वर्ल्ड मार्केट में। तो इस केस स्टडी का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया था। मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पिक्चराइज करके पावर पॉइंट में प्रेजेंट किया हूँ, राइट। तो क्या होता है, अमेरिका की फार्मर्स एक चीज प्रोड्यूस करता है और वर्ल्ड मार्केट को एक्सपोर्ट करता है, राइट। और उसी टाइम पर इंडिया का जो फार्मर है वो भी एक चीज प्रोड्यूस करता है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन क्या होता है, वर्ल्ड मार्केट में अमेरिका का जो फार्मर है उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है थोड़ा कम रहता है, मतलब उसका प्राइस लेस रहता है एज कंपेयर टू इंडिया का जो फार्मर का प्राइस है। तो ये कैसे होता है, तो अमेरिका के पास पैसों की कमी नहीं है। तो अमेरिका को जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका का फार्मर को भर भर के सब्सिडी देता है टू प्रोड्यूस द गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स, राइट। तो सब्सिडी देने से क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर में सब्सिडी, वाटर में सब्सिडी, राइट, और जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर में सब्सिडी, राइट। तो ऐसे वेरियस सब्सिडी देने से अमेरिका का जो फार्मर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है और वो वर्ल्ड मार्केट को चीप रेट में सप्लाई करता है अपनी प्रोडक्ट। तो उससे क्या होता है, वर्ल्ड मार्केट में उस अमेरिका का फार्मर का प्रोडक्ट का ही ज्यादा डिमांड रहता है ड्यू टू लेस कॉस्ट। सो इंडिया का जो फार्मर का प्रोडक्ट है वो लेस कम्पिटेटिव हो जाता है। तो ये अच्छा एग्जांपल है यूएसए कैसे अपने जो ट्रेड प्रैक्टिसेस को, अपना इकोनॉमिक पावर को एज ए लिवरेज यूज करता है ट्रेड में बेनिफिट पाने के लिए, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 27। स्लाइड नंबर 27 इज ऑल अबाउट हाउ, मतलब एक हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इनटू ए कंट्री, राइट। वो फर्स्ट पॉइंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, गवर्नमेंट एक एरिया को एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर सकती है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करने से मतलब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर वो एरिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करता है तो उसको टैक्स में छूट मिलेगा, उसको जो रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी वाटर हो गया वो सस्ते रेट में उनको मिलेगा, राइट। और जो उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से ह्यूज सब्सिडी मिलेगा। तो ऐसे बेनिफिट देने से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर एक मतलब एरिया के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कंट्री के हिस्से पे अट्रैक्ट होते हैं और अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस एस्टेब्लिश करते हैं, राइट। जिस एरिया में शायद कुछ अगर डेवलपमेंट नहीं होता है तो गवर्नमेंट वो एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंस करते हैं सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर कैन कम एंड इन्वेस्ट देयर मनी, सो दैट मतलब उस वही एरिया का जो पीपुल का डेवलपमेंट होता है, मतलब उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कंडीशन वो बढ़ता है, उनका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री। और जो दूसरा स्टेप है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉज बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को लेबर लॉज को स्ट्रिक्टली मतलब इम्पोज नहीं करना चाहिए। स्ट्रिक्ट इम्पोज होने से क्या होता है, मतलब अगर गवर्नमेंट कोई रूल लगाता है, अगर आपके इंडस्ट्री में 20 से ज्यादा लेबर है तो आपको ये रूल फॉलो करना है। तो अगर रूल स्ट्रिक्ट होगा तो इंडस्ट्री ट्राई करेगा, छोटे इंडस्ट्री ट्राई करेगा हमारे जो नंबर है 20 उससे कम लेबर रिक्रूट किया जाए, राइट, सो दैट लॉ का कॉम्प्लायंस थोड़ी कम करने पड़े।
तो इससे क्या होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम जनरेशन होता है और इंडस्ट्री को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट को एक फ्लेक्सिबल लेबर लॉ लाना चाहिए, मतलब ऐसे लेबर लॉ जिसके जरिए इंडस्ट्री को हरासमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब जिस लेवल से इंडस्ट्री को भी फायदा हो और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होके वर्कर का भी राइट का ख्याल रखा जाए, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। मतलब ऐसे सिस्टम से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है, मतलब एक कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आता है तो उनको एक ही पोर्टल से हर एक, मतलब ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट क्लियरेंस उनको मिल जाए। मतलब उनको हर एक डिपार्टमेंट में घूमना नहीं चाहिए, अप्लाई करना नहीं चाहिए। एक डिपार्टमेंट से उसको एक इंटरनेट के कोई वेबसाइट से उनको हर एक डिपार्टमेंट का क्लियरेंस मिल जाए। तो वो क्या होता है, उनको भी जो करप्शन का चांसेस है वो कम हो जाता है और जो मतलब इंडस्ट्री लगाने के प्रोसेस वो भी मतलब एक फास्ट हो जाता है, राइट। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट एंड वाटरपोर्ट। मतलब गवर्नमेंट भी फोकस करना चाहिए जैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बिल्ड है, मतलब रोड्स एंड रेलवेज वो अच्छे बिल्ड हो, उनका कनेक्टिविटी अच्छा हो, राइट। और वो क्या होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, जिसके जरिए हमारे जो इंडस्ट्री का लॉजिस्टिक कॉस्ट वो कम हो पाएगा एंड उनका जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट का कॉस्ट वो वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, राइट। मतलब गवर्नमेंट को इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, राइट। और वाटर पोर्ट का भी एस्टेब्लिश होना चाहिए, राइट। मतलब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से हमारे जो प्रोडक्ट का कॉस्ट वो कम हो जाता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाता है। मतलब हमारे जो गुड एंड सर्विस, मतलब हमारे देश में कोने कोने ईच एंड एवरी कॉर्नर तक रीच कर सकता है, राइट। एंड जो फिफ्थ नंबर पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सिस्टम एंड हेल्थ फैसिलिटी। मतलब गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाना चाहिए, राइट। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, सो दैट हमारा क्या होगा, मतलब अच्छा ह्यूमन रिसोर्स का जनरेट होगा हमारे सिस्टम से, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द, मतलब जो फॉरेन जो कंपनी हो गए उनके जो रिक्वायरमेंट है होगे वो उनको फुलफिल कर पाएंगे, राइट। तो हेल्थ भी गवर्नमेंट को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा खासा मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लोगों का हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, वो बीमार नहीं पड़ेंगे और एक एफिशिएंट वर्कफोर्स डेवलप हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज में अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 28. Next slide is slide number 28, which has a heading of major challenges of globalization. मतलब ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या नुकसान हो सकता है और ग्लोबलाइजेशन क्या क्या चैलेंज प्रेजेंट करती है एक कंट्री में, राइट। तो मेजर चैलेंजेस है स्मॉल, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो ग्लोबलाइजेशन के जरिए उनको ज्यादा ही नुकसान होती है एमएनसी के तरफ से, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, राइट। तो बड़े बड़े कंपनियों के पास पैसों की कमी नहीं है, वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके कस्टमर के पास सस्ती प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। तो सस्ती प्रोडक्ट मिलने से कस्टमर सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट का ही चूज करता है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्ट। तो इस प्रोसेस में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं बिकता है, तो नहीं बिकने से वो मार्केट से वाइप आउट हो जाता है। तो वंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाइप आउट हो जाता है तो एमएनसी अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस मतलब कुछ भी रेट बढ़ा देती है
तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में कस्टमर को ही नुकसान होता है, राइट। और दूसरा जो एमएनसी क्वालिटी के भी मामले में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज्यादा कंपटीशन देती है। तो एमएनसी के पास फंड की कमी नहीं है, उनके पास एक्सपर्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो एमएनसी क्या करती है, एमएनसी का जो प्रोडक्ट होता है और उनका क्वालिटी बहुत अच्छा बनता है, राइट। जो प्रोडक्ट का क्वालिटी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उतने स्केल तक अच्छा नहीं बना पाती है क्वालिटी के मामले में, क्योंकि उनके पास फंड की कमी है और एक्सपर्ट का भी कमी है, राइट। और जो तीसरे मतलब कंपटीशन एरिया है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बीच, वो होता है ब्रांडिंग। मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपनी जो ब्रांड पावर को यूज करता है टू गेट ए प्रीमियम प्राइस, जिसके जरिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग नहीं कर पाती है और उनका जो मतलब प्रोडक्ट बहुत ही कम बिकता है मार्केट में, राइट। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ब्रांड मतलब अपने ब्रांड को टीवी में, एड में, सोशल मीडिया में बहुत जगह प्रमोट करती है और इसके जरिए वो एक प्रीमियम प्राइस पाता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं कर पाती, राइट। और तीसरे फोर्थ एरिया मतलब जो कंपटीशन का एरिया है वो होता है आफ्टर सेल सर्विस। मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपने क्योंकि उनके पास फंड ही बहुत ज्यादा है, वो आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छे देते हैं। मतलब आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट हर एक जो मतलब बड़े बड़े सिटी है उन सिटी में एस्टेब्लिश करते हैं आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट, कस्टमर केयर सपोर्ट। तो इससे क्या होता है, उनका प्रोडक्ट ज्यादा ही पसंद किया जाता है कस्टमर के द्वारा, जो हमारी स्मॉल स्केल एमएसएमई इंडस्ट्री नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके पास एक ही फंड ही कमी है और इतना ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट भी नहीं होते। तो ये सब मेजर चैलेंजेस है ग्लोबलाइजेशन का, कैसे एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देता है, राइट। तो गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री with regard to that area which we have discussed earlier, right? So let's go to the next slide, that is slide number 29. Next slide is slide number 29, which has a heading of tactics used by MNC for cost cutting. मतलब जो MNC मतलब बड़े बड़े कंपनियां होती है वो कैसे टैक्टिक्स यूज करते हैं, मतलब वो अच्छा नहीं है, मतलब गलत टैक्टिक्स यूज करते हैं टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज MNC यूज टू एम्प्लॉय वर्कर ऑन ए परमानेंट बेसिस, नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन ए टेम्पोररी बेसिस सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर। मतलब MNC क्या करती है, उनका जो एम्प्लॉय होती है मतलब जो अनस्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करती है, उनको फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं करती है, राइट। क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉय करने से उनको ज्यादा ही कॉस्ट देना पड़े, तो वो क्या करती है, वो टेम्पररी उनको एम्प्लॉय करती है, राइट। टेम्पररी एम्प्लॉय करने से मतलब जो फुल सीजन है, जिस सीजन में ज्यादा सेल होती है उस टाइम में वो मतलब जो अनस्किल एम्प्लॉय है उनको एम्प्लॉयमेंट देती है, सो दैट वो उनको टेम्पररी वर्कर दिखा सके और उनको जो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे ईपीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट, पेंशन का बेनिफिट उनको नहीं देना पड़े। तो वो वर्कर को टेम्पररी अपॉइंट करती है और फुल टाइम अपॉइंट नहीं करती है, उनका कॉस्ट बचाने के लिए, राइट। Work and second point is worker also have to put in very long hours and work night shift on a regular basis during the peak season। मतलब जो वर्कर होती है एमएनसी में जो एम्प्लॉय वर्क करती है उनको लॉन्ग वर्किंग आवर में और जो नाइट शिफ्ट में काम कराया जाता है, राइट।
मतलब पैसा तो सेम देती है, मतलब जो गवर्नमेंट डिसाइड किया हुआ है, मतलब इस ड्यूरेशन से ज्यादा नहीं आप वर्क कर सकती है। तो इस गाइडलाइन को वो वायोलेट करके लॉन्ग वर्किंग आवर, मतलब ज्यादा उस सैलरी में ज्यादा ही काम कराया जाता है, और नाइट शिफ्ट में उनको काम कराया जाता है। मतलब गवर्नमेंट डिसाइड किया है जो फीमेल का जो वर्किंग है इस टाइम लिमिट का पर्यंत होना चाहिए ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। तो बड़े बड़े एमएनसी कंपनियां वो गाइडलाइन को वायोलेट करके लॉन्ग वर्किंग आवर और नाइट शिफ्ट में महिला को एम्प्लॉय करती है ड्यूरिंग द जो पीक फेस्टिव सीजन जब चलता है, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज wages are low and workers are forced to work overtime to make the both ends meet। मतलब एक तो गवर्नमेंट का जो डिफाइंड जो पैरामीटर होता है, गवर्नमेंट का जो आपको इतना पैसा देना चाहिए ऑन स्किल लेबर के लिए, एक तो एमएनसी क्या करती है वो उनको कम वेजेस में रखती है, और उनको वही कम वेजेस में भी ओवर टाइम किया जाता है जो इलीगल होता है, राइट। तो ऐसे एमएनसी क्यों करती है? एमएनसी के पास मतलब फंड्स का कमी नहीं है, लेकिन वो ऐसा करती है अपना जो प्रोडक्ट का कॉस्ट, मतलब जो प्रोडक्ट बिल्डिंग का कॉस्ट को बचाने के लिए, राइट। सो ये सब एग्जाम्पल है, हम जो 3 पॉइंट डिस्कस किया है वो सब एग्जाम्पल है कैसे एमएनसी एक इलीगल मेथड से अपना कॉस्ट को बचाती है, और वही कॉस्ट बचाने से उनका जो प्रोडक्ट का प्राइस वर्ल्ड मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव होता है, राइट। So let's go to the next slide, that is slide number 30. Next slide is slide number 30, which has a heading of is globalization is fair to everyone। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है जो हमने डिस्कस किया था वो क्या सबको बेनिफिट दे रहा है? मतलब हमारी सोसाइटी में जो क्लास है, रिच क्लास, पुअर क्लास, या कुछ सेक्शन को बेनिफिट हो रहा है, राइट। वो हम एनालिसिस करेंगे। तो एक एनालिसिस के बाद देखा गया है जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है ज़्यादातर अमीर लोग को और मिडिल क्लास को बेनिफिट हुआ है। जो पुअर पीपल है उनके लिए ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक मिडिल क्लास लोग जो है मतलब उनके पास एजुकेशन है और स्किल है। वो तो ग्लोबलाइजेशन में जब एक अपॉर्चुनिटी इंडिया में पैदा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तो जो मिडिल क्लास का आदमी है जिसके पास एजुकेशन है, स्किल है, वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है जिसके जरिए उसको बेनिफिट का लाभ, ग्लोबलाइजेशन का लाभ मिलता है। और अमीर आदमी कैसे बेनिफिट होता है? अमीर आदमी के पास पैसों की कमी नहीं है। तो जब ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी ओपन हो जाएगा तो अमीर आदमी क्या करेगा, उनके लिए और एक मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। जैसे कि वो अपना माल दूसरे देश को अब एक्सपोर्ट कर सकता है, और जो फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन करके वो अपनी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, राइट। तो इसके जरिए मतलब अमीर आदमी और जो मिडिल क्लास आदमी का ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन जो पुअर पीपल होता है, जो गरीब आदमी, उसका कोई मतलब ग्लोबलाइजेशन में हमारे जो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया था 1990 में, जो पुअर पीपल जिसके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। क्योंकि हमारी जो ग्लोबलाइजेशन आया था मतलब उस ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादातर स्किल्ड जॉब का जनरेट हुई थी, अनस्किल्ड जॉब का जनरेट नहीं हुआ था, राइट। तो पुअर पीपल मतलब ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाया ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। हमारी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन आया था
तो इस तरह से हम देखें कैसे एक सेक्शन को एक प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस से फायदा हो रहा है, और जो पुअर पीपुल है वो क्यों ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं ले पा रहा है ग्लोबलाइजेशन से, ड्यू टू लैक ऑफ स्किल एंड एजुकेशन. So let's go to the next slide, that is slide number 31. Next slide is slide number 31, which has a heading of role of government in era of globalization. मतलब हमारी जो ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में अगर कोई देश का चल रहा हो तो उसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का कर्तव्य क्या होना चाहिए, राइट, वो हम देखेंगे. So first point is government should ensure that benefit of globalization should extend to all. मतलब गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करते रहे कि जो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हम जो पहले स्लाइड में देखे थे, कुछ सेक्शन को ही फायदा हो रहा है, मतलब जो उसका जो बेनिफिट डिस्पैरिटी है, गवर्नमेंट शुड ट्राई दैट हर तरह की लोगों को ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट हो. जैसे कि एक पुअर पीपल भी ग्लोबलाइजेशन के माध्यम का जॉब में अपॉर्चुनिटी ले पाए, राइट, और उसको भी बेनिफिट हो पाए. तो गवर्नमेंट शुड इंश्योर दिस ग्लोबलाइजेशन शुड मतलब बेनिफिटेड टू एवरीवन, राइट. Second point is government should ensure that labor laws are properly implemented and workers should get their rights. मतलब जो मैं गवर्नमेंट क्या इंश्योर कर सकती है, लेबर लॉ का प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो, क्योंकि मतलब लेबर लॉ का जो ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में बहुत सारे एमएनसी कंपनियां इंडिया में आएंगे, तो वो एक कॉर्पोरेट माहौल इमर्ज होगा, राइट. तो उस सिचुएशन में हमारे जो लेबर लॉ का प्रोटेक्शन मतलब अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि लेबर लॉ का प्रोटेक्शन होने से हमारे जो मतलब लेबर क्लास का एक्सप्लोटेशन बंद होगा, राइट. मतलब लेबर लॉ को कोई एक्सप्लोट मतलब रैंडमली नहीं कर पाएगा, राइट. तो लेबर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए ग्राउंड लेवल में. मतलब ग्राउंड लेवल में एक डर होना चाहिए, मतलब हम ऐसा लेबर लॉ को एक्सप्लोर अगर करेंगे, हमारे ऊपर गवर्नमेंट है, हमको हमारे ऊपर फाइन लगाएगी और पेनल्टी लगाएगी, राइट. तो ऐसा एक डर का माहौल होना चाहिए. तो लेबर लॉ का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन मतलब ग्राउंड लेवल में होना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज government should support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete. मतलब ग्लोबलाइजेशन को मतलब ऐसे रैंडमली ओपन कर देना नहीं चाहिए. मतलब अगर कोई हमारे देश में अगर हमारी कोई सेक्टर इमर्ज हो रहा है और उस सेक्टर में हम ग्लोबलाइजेशन को अलाउ करती है, तो क्या होगा, बाहर की जो कंपनी आकर हमारे जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको ओवर कम्पीट करके वाइप आउट कर देगी, राइट. और जो छोटे कंपनियां हैं वो वाइप आउट हो जाएगी ड्यू टू ओवर कंपटीशन. फिर जो एमएनसी जनरेट करती है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे देश में डायरी सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है. अगर फॉर एग्जांपल डायरी सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर उस टाइम में एक गवर्नमेंट अलाउ कर देगी बाहर से बड़ी जो बड़े बड़े कंपनी है वो आके इंडिया में डायरी का प्रोडक्ट बेच सकती है, तो क्या होगा, वो तो सस्ते में, उनके पास फंड की और टेक्नोलॉजी में कमी नहीं है, वो बाहर की कंपनियां कम चीप प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट देने लगेगी इंडिया के कस्टमर को. तो इससे क्या होगा, जो हमारी छोटी कंपनियां हैं उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो एक टाइम पर वो वाइप आउट हो जाएगा और जो बड़े कंपनियां वो जनता से लूटने लगेगी अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर. तो गवर्नमेंट जब ग्लोबलाइजेशन को अलाउ करती है तो उन गवर्नमेंट का ड्यूटी बनती है हमारे जो प्रोड्यूसर जो स्मॉल कंपनियों को स्ट्रेंथन करके ग्लोबलाइजेशन के अलाउ करे. मतलब इससे क्या होगा, हमारी जो कंपनियां होगी वो जब बाहर की कंपनियां आएगी उसके साथ compete कर पाएगी, राइट. तो गवर्नमेंट ऐसे रैंडमली हर एक सेक्टर को ग्लोबलाइजेशन में लेना नहीं चाहिए, राइट.
गवर्नमेंट थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क एनालिसिस करे और उसके बाद कुछ कुछ सेक्टर में अलाउ करे ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो फोर्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट कैन इम्पोज ट्रेड बैरियर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल डोमेस्टिक ट्रेडर। मतलब मैं वही बोल रहा था, जिस जिस मतलब एरिया में हमारी जो मैन्युफैक्चर है, इंडिया का जो कंपनी है इतना सक्षम नहीं है, तो इस एरिया में गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट का फ्लॉडिंग है वो वो इंडिया में नहीं आ पाएगा, राइट। मतलब गवर्नमेंट को अगर लगता है इस एरिया में हमारा मैन्युफैक्चर इतना सक्षम नहीं है और वो एमएनसी के साथ compete नहीं कर पाएगी, तो इस एरिया में गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर अप्लाई करने पड़ेगा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दी हमारे जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, राइट, हमारे इंडिया का। और जो लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट शुड अलाइन विद द अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द डब्ल्यूटीओ। मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो जो अन्य डेवलपिंग कंट्री है वर्ल्ड में उसके साथ अलाइन होके हमारे इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो डेवलप्ड कंट्री, जो अमेरिका यूरोप के कंट्रियों से, वो डब्ल्यूटीओ का मैं जो बोल रहा था डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम है, उसमें इंडिया को अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम। मतलब यूएसए कभी कभी अपना रैंडमली रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है ट्रेड के ऊपर, हम नहीं लगे, आपका माल नहीं लगे। तो जो रैंडमली अपना जो ट्रेड मतलब रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है उसके अगेंस्ट इंडिया और अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिसकर मतलब जुड़कर डब्ल्यूटीओ का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम है उनमें से उस फोरम में अपना वॉइस रेज करना चाहिए, राइट। सो these are the some brief description about what should government do in the era of globalization to protect the interest of the small manufacturers that which are struggling to become a global brand in India, right। मतलब गवर्नमेंट ये सब स्टेप ले सकती है हमारे जो वर्कर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जो लेबरर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो हमारी छोटी छोटी कंपनी है उनको भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द era of globalization, right। So this is the end of slide and the next slide is thank you slide। I think कि मैं अच्छे से आपको समझा दिया हूँ। मैं बहुत इनमें मतलब ये स्लाइड बनाने को लेकर और जो आपको ये वीडियो बनाने तक मिनिमम अराउंड 1 मंथ का टाइम लिया हूँ और एक बारीकी से आपको प्रेजेंट किया हूँ स्लाइड का जो कंसेप्ट है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। Thank you to everyone who watched this video, right?